हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दोपहर का भोजन कहानी के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का पहला महत्वपूर्ण अंश है लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़े रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हड्डियों की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला था और उस पर अनगिनत मक्खियां बैठ उठ रही थी। यदि बात करें इसके प्रसंग की तो प्रस्तुत पंक्तियां दोपहर का भोजन नामक कहानी से ली गई है। इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध यथार्थवादी कहानीकार अमरकांत है। इस कहानी में लेखक ने निम्न मध्य वर्गीय परिवार की भुखमरी तथा बेकारी का यथार्थ चित्रण किया है। इस गद्यांश के माध्यम से कहानीकार अमरकांत गरीबी के कारण बच्चों के पालन पोषण में आने वाली समस्याओं की ओर ध्यान खींचते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी लगभग आधे घंटे पर जमीन पर पड़े रहने के बाद होश में आई। अपनी हारी थकी आंखों को मला और इधर उधर देखा। फिर उसकी दृष्टि अपने 6 वर्ष के बेटे प्रमोद पर जाकर टिक गई, जो आधे टूटे खटोले में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। वह इतना कमज़ोर था कि उसकी गालें तथा छाती की हड्डियां साफ नज़र आ रही थी। हाथ पैर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। ऐसा लगता था मानो बासी ककड़ी सिकुड़ गई हो। कमज़ोरी के कारण उसका पेट निकल आया था, जो मिट्टी के बर्तन हंडिया की तरह फूला हुआ था। मुंह ढकने के लिए कपड़ा ना होने के कारण उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की तो पहली विशेषता है, इसमें कहानीकार ने भुखमरी, बेकारी तथा आर्थिक तंगी से जूझते परिवार की दयनीयता का यथार्थ चित्रण किया है। दूसरा, काव्यमय उपमानों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। तीसरा, तत्सम तद्भव तथा देशज शब्दों के प्रयोग से भाषा में प्रभावोत्पादकता आ गई है। चौथा, चित्रात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसका दूसरा अंश है 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे, रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चबला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे।
शरीर के चमड़े झूल रहे थे और गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां यथार्थवादी कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन से ली गई है। इस कहानी में बेकारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझते निम्न मध्य वर्गीय परिवार की जिंदगी का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में अमरकांत मुंशी चंद्रिका प्रसाद के परिवार की भोजन व्यवस्था में दयनीय हालत का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर जाकर बैठ गए। उनके सामने भी 2 रोटियां, कटोरे में दाल तथा चने की तली हुई सब्जी परोस दी गई है। एक एक टुकड़ा चबाया नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बूढ़ी गाय रह रहकर जुगाली कर रही हो। कहने का मतलब यह है कि उसमें कोई स्वाद नहीं था। आर्थिक तंगी के कारण उनकी उम्र भी 45 के स्थान पर 50-55 के लगभग महसूस होती थी और शरीर की खाल लटक गई थी तथा सिर के बाल भी उड़ गए थे, जिससे शरीर शीशे की तरह चमकता था। और धोती बिल्कुल गंदी थी। बनियान कुछ साफ तो थी, लेकिन बिल्कुल फटी हुई थी। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है कहानीकार ने भोजन तक की कमी को पाठकों की ओर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि समाज में निम्न मध्य वर्ग के पास शरीर ढकने के लिए वस्त्रों की भी कमी है। दूसरा, भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। और तीसरा, लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रसंगानुकूल प्रयोग मिलता है, जैसे बूढ़ी गाय का जुगाली करना, आईने की भांति चमकना और तार तार लटकना आदि। इस कहानी का तीसरा अंश है उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। यदि बात करें इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां दोपहर का भोजन नामक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता कहानीकार अमरकांत है। इस कहानी में लेखक ने निम्न मध्य वर्गीय परिवार की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है और इस गद्यांश में कहानीकार सिद्धेश्वरी के मातृत्व हृदय की भावुकता तथा सदस्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। जैसे सिद्धेश्वरी ने पुत्र की बातों को सुनकर चंद्रिका प्रसाद के चेहरे पर चमक देखी, तो पागलपन के रोगी की तरह वह बड़बड़ाने लगी, यानी मुंह मुंह में ही कुछ कहने लगी। मेरा बेटा पागल नहीं, बड़ा चतुर है, होशियार है, पहले का कोई महात्मा है। मोहन की नज़रों में तो उसकी बहुत इज्जत है और वह उसका सम्मान करता है। आज वह खुद ही कह रहा था कि बड़े भाई की इस शहर में बड़ी इज्जत है। सभी पढ़े लिखे लोग
उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बड़ा बेटा भी अपने छोटे भाइयों पर जान देता है और उनका पूरा ध्यान रखता है। दुनिया के सभी कष्ट सहने के लिए तैयार है, लेकिन उसे यह स्वीकार नहीं कि उसके छोटे भाई प्रमोद को कोई नुकसान या बीमारी से हानि हो। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है, इसमें कहानीकार ने मातृत्व हृदय की कोमलता का सहज चित्रण किया है। दूसरा, देशज शब्दावली का सहज स्वाभाविक प्रयोग है। तीसरा, शैली में वर्णन परकता, सरलता और मार्मिकता है। चौथा, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका चौथा अंश है, सारा घर मक्खियों से भनभना रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी, जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी आधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण भाग की कलरकी से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं ना जाना हो। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ दोपहर का भोजन नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी में लेखक ने निम्न मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी का सटीक वर्णन किया है और इस गद्यांश में मुंशी चंद्रिका प्रसाद के समस्याग्रस्त जीवन की ओर संकेत करता हुआ कहानीकार कहता है कि अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें कहानीकार कहता है, घर में गंदगी फैली हुई थी, इधर उधर सारा घर मक्खियों से भरा हुआ था। आंगन में बंधी रस्सी पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी, जिसमें जगह जगह सिलाई के साथ कपड़ा लगा हुआ था। रामचंद्र और मोहन का कोई पता नहीं था। मुंशी चंद्रिका प्रसाद घर के बाहर की कोठरी में निश्चिंत होकर उल्टे मुंह सो रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि 1.5 महीने पहले ही मुंशी जी को मकान किराया नियंत्रण भाग से निकाला गया है। ऐसा भी नहीं लगता था कि शाम को उन्हें काम की तलाश में कहीं जाना है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है, कहानीकार ने आर्थिक विपन्नता का मार्मिक चित्रण किया है। दूसरा, शैली वर्णनात्मक तथा चित्रात्मक है। तीसरा, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ लोकोक्ति एवं मुहावरों का सजीव प्रयोग मिलता है। और चौथा, निषेधात्मक वाक्यों द्वारा सकारात्मक अर्थ की प्रतीति कराई गई है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना दोपहर का भोजन कहानी के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।